वेलकम टू जेएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने काम करना है वो 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल क्या है हमारे पास 8.2, वाई डज हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कह रहे हैं कि जो हमारे पास हीट होती है वो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी एक गरम बॉडी से, गरम जिस्म की तरफ से ठंडे जिस्म की तरफ क्यों बढ़ती है। अब आपने कभी नोट किया हो, सर्दियां होती हैं तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने दोस्त के पास आके बैठते हैं तो आपके दोस्त के हाथ बहुत गर्म होते हैं, तो क्या करते हैं आप उसके हाथ पकड़ लेते हैं या उसको कहते हैं कि मेरे हाथ पकड़ लो अपने हाथ में, तो वो अपने आपके हाथों के इर्द गिर्द अपने हाथ कर लेता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी बॉडी क्या है, हॉट है। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे हैं। और आपकी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, वो इस वक्त स्लो मूव कर रहे हैं, कॉल डाउन हुए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके खून की गर्दिश थोड़ी कम हुई हुई है। जब वो आपको पकड़ेगा तो उसकी बॉडी की हीट क्या होगी, आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। दिस इज़ हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है ना, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी साइंस एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, उसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, तो हमको वो भी देखना चाहिए। ठीक है ना, तो पढ़ते हैं इसका आंसर। द बॉडी एट हाई टेम्परेचर हैज़ मोलिक्यूल्स ऑफ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन द मोलिक्यूल्स ऑफ कोल्डर बॉडी। ठीक हो गया ना, ये बात मैंने अभी आपको बताई है कि एक हॉट बॉडी है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक हॉट बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ग्रेटर है। यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टली मूव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोल्डर बॉडी, जो कोल्डर बॉडी है, जो एक ठंडा ऑब्जेक्ट है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़रा स्लोली मूव कर रहे हैं। देयर फॉर फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स गिव देयर एनर्जी, वी से दैट हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इस तरह क्या होगा, जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोशिश करेंगे कि हम नॉर्मल स्पीड में हैं। जब उनके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, कांटेक्ट में आएगा उनके साथ, तो वो अपनी एनर्जी उन स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स को दे के खुद भी नॉर्मल स्पीड में हो जाएंगे। यानी दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में रहें, एक का टेम्परेचर ज़्यादा और दूसरे का कम हो, तो ज़्यादा से कम की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाएगी। एक टाइम आएगा कि उन दोनों की एनर्जी या उन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। नेक्स्ट 8.3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिफाइन द टर्म हीट एंड टेम्परेचर। तो अक्सर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। दे जस्ट बिकम कन्फ्यूज्ड और परेशान हो जाते हैं कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। उनको लगता है दीज बोथ आर सिमिलर क्वांटिटीज़। ठीक है ना, लेकिन एक के नतीजे में दूसरी चीज़ होती है। यानी हीट बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, हीट कम होती है तो टेम्परेचर कम होता है। दे आर इंटरलिंक्ड, ठीक है ना, बट दे आर नॉट सेम। ठीक है ना, तो आज हम इनका डिफरेंस पढ़ते हैं कि हीट और टेम्परेचर कैसे डिफरेंट है। हीट द एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, हीट वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं। ठीक है ना, एक बॉडी की जो हीट है उसका मतलब ये एक बॉडी हीट अप है या कोल्ड है, ये उसकी वो प्रॉपर्टी है जो बताती है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लोली मूव कर रहे हैं या फास्टली मूव कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ हीट, जो है एक बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो उसकी हीट को कम या ज़्यादा कर रही हैं। एंड द टेम्परेचर इज़ डिग्री ऑफ hotness and coldness and it is proportional to average kinetic energy of molecules। अब देखें, हमें कहा जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो किसी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। आप किसी बॉडी को टच करके बता सकते हैं। आपने उसको टच किया, आप कहेंगे ये बहुत हॉट है। ठीक है, अगर आप उसको टच करेंगे आपको वो ठंडी महसूस होगी तो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा कूल है, ठंडी है। ठीक है ना, वो किसी बॉडी का ठंडा होना या गर्म होना क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जितनी ज़्यादा उसकी हीट होगी, हीट से अभी आपको बताया क्या होता है, हीट है एनर्जी पोजेस बाय मॉलिक्यूल्स,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या एनर्जी पोजेस्ड बाय मॉलिक्यूल इज बोथ आर सेम थिंग्स। कह रहे हैं कि अगर बॉडी की हीट ज़्यादा होगी, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इट मीन्स कि उसका टेम्परेचर भी क्या है, हमारे पास ज़्यादा है। अब आप टेम्परेचर डिफरेंट डिवाइसेस से मेजर कर सकते हैं। तो एक है हमारे पास थर्मामीटर, जिससे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे वो वाली एग्जाम्पल भी थर्मामीटर की ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8.4। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। गुड हो गया, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है, ठीक है ना। एक बॉडी जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है उससे क्या मुराद है, तो आइए इसका जवाब पढ़ते हैं। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया ना। आप सबको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है, मोशन की वजह से होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू पोजीशन। अब आपकी जो बॉडी है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे रुके होंगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को धक्का दिया तो वो आगे जाके रुक गया जब तक उसको कोई किसी और मॉलिक्यूल ने धक्का ना दिया। यानी वो जो रुकेगा थोड़ी देर के लिए, उस मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स के पास होगी जो मुसलसल मोशन में होंगे, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स तो हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाले दोनों कंसीडर करेंगे। तो एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी वो होगी जो उस बॉडी के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब मॉलिक्यूल्स की इन दोनों एनर्जीज को सम अप करेंगे, जो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी वो उस बॉडी की क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। गुड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8.5। हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने नोट की है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, उन सब में काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। किसी ना किस तरह से ना मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। सब में देखें ना, हीट के बारे में पढ़ा, उसमें भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद हमने पढ़ा हॉट से कोल्ड में कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसमें भी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी। और अब हम पूछ रहे हैं हमसे कि एक बॉडी को व्हाई डज हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कि हीटिंग करने से, एक बॉडी को हीट करने से उसके मॉलिक्यूल्स कैसे इफेक्ट होते हैं। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी आ गया। कैसे, जब हम एक मॉलिक्यूल, एक गैस को हीट अप करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, उसकी रैंडम मोशंस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी और उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। On heating a gas, its molecules began to move faster। देखा, अब जो मुसलसल मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और जब हम हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करने लग पड़ेंगे। इट मीन्स इट हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, सो दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज। आपको पता है जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी प्लस उनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी तो बॉडी की क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बॉडी की इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 8.6 पूछा जा रहा है, तो देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज अ थर्मामीटर। ओके, हमसे पूछा जा रहा है कि थर्मामीटर क्या है। वाई मर्करी इज प्रेफर्ड एज अ थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस। कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप बताएं थर्मामीटर होता क्या है। जैसे कि हमें पता है ये टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है, ये हम टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। गुड हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि मरकरी को ही, जो एक मरकरी है उसी को हम थर्मामीटर में क्यों यूज़ करते हैं, हम कोई और सब्सटेंस वहाँ क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है ना। तो मरकरी की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं, बाकी सब्सटेंस के पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं। तो आए सबसे पहले देखते हैं थर्मामीटर। द डिवाइस टू यूज टू मेजर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मामीटर। गुड हो गया। कह रहे हैं कि एक ऐसी डिवाइस जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर। मरकरी इज़ यूज्ड एज thermometric substance in thermometers because it has
या इट इज़। इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये हमारे पास 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं, जिसकी वजह से ना हम मरकरी को यूज़ करते हैं एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। सबसे पहले क्या है, ओपैक। ओपैक का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आपका मरकरी है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है ना। आपके मरकरी से आप आर पार नहीं देख सकते। जो मरकरी होता है ना ये मेटेलिक सिल्वर टाइप कलर होता है, ठीक है ना। आप सब ने देखा होगा मेटेलिक सिल्वर टाइप कलर होता है इसका। और ये ना ओपैक से ये भी मुराद है कि जैसे आपके हाथ पे पानी लगता है तो जब आप हाथ धो लेते हैं तो पानी आपके हाथ को क्या कर देता है, गीला कर देता है, ऐसे ही है ना। तो ओपैक से मुराद है कि थर्मामीटर अगर आप अपनी हथेली पे रखेंगे और आप हाथ को ऐसे करके अपना हाथ रखें, आपने ऐसे हाथ रखा और ये आपने इस पे रख दिया, मरकरी रख दिया, ठीक है ना। मरकरी एक तो ड्रॉप्स की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो जब आप हाथ को ऐसे करेंगे ना तो मरकरी हाथ से लगा लें बुक पे गिर गया तो आपका हाथ यहाँ से गीला गीला नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने हाथ पे कुछ रखा ही नहीं था। दिस इज़ कॉल्ड ओपैक। एक तो ये आपके बॉडी को गीला नहीं करता, बॉडी को वेटनेस की फीलिंग नहीं देता, दूसरा ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। दिस इज़ द गुड प्रॉपर्टी, ठीक है। हैज़ लो हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है, यानी हीट ओवर टेम्परेचर, ठीक है ना। एक बॉडी को आप हीट दें और हीट देने से वो जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेगी। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है फिर जाके वो टेम्परेचर चेंज करती हैं, और कुछ बॉडीज़ होती हैं हीट सेंसिटिव, यानी अगर हम उन्हें थोड़ा सा भी टेम्परेचर दें ना, यानी 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर उन्हें अगर हम 1 जूल हीट दें ना तो वो क्या करेंगे, उतनी सी हीट भी दे के 3 to 4 केल्विन अपना टेम्परेचर चेंज कर लेंगे, यानी वो थोड़ी सी हीट लेके ज़्यादा टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक और प्रॉपर्टी है कि हीट कैपेसिटी, इट हैज़ लो हीट कैपेसिटी। लो हीट कैपेसिटी से मुराद ये है हमारे पास, इट मीन्स अगर हम इस बॉडी को थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो ये थोड़ी हीट देंगे तो ये थोड़ा सा ही टेम्परेचर राइज करेगी, ठीक है ना। जितनी उसको हीट दी जाएगी उसके मुताबिक ही वो टेम्परेचर चेंज करेगी, यानी एक्सेप्शनल केस नहीं होगा इसमें कि आप थोड़ी सी भी हीट दें और वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर दे। इट मीन्स कि इसकी लो हीट कैपेसिटी है, ठीक है। आप थोड़ी सी हीट देंगे तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर राइज अप होगा। इसके बाद क्या है, ये गुड कंडक्टर है, ठीक है ना। एक गुड कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट कंडक्टर का तो आपको पता है ना, कंडक्टर मीन के ये अच्छे से थर्मल एनर्जी को यानी हीट एनर्जी को अपने अंदर से जल्दी कंडक्ट करेगा, जल्दी पास करने देगा। यानी जैसे ही आपके साथ बॉडी में थर्मामीटर कांटेक्ट में आएगा तो ये फ़ौरन उस थर्मल एनर्जी को अपने से गुजरने देगा, और वो जब वो थर्मल एनर्जी इसमें से कंडक्ट होगी, गुजरेगी, तो मरकरी हमारा राइज होगा या फॉल होगा। दिस इज़ इट्स कंडक्टिविटी। आगे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, डज नॉट वेट द वॉल ऑफ ट्यूब। जैसे कि मैंने आपको ओपैक में समझाया था कि ये वेटनेस की फीलिंग नहीं देता जिस बॉडी के साथ भी टच हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिफ्थ वन, हैविंग वेरी लो। ये ला नहीं है, हैविंग वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। यानी ये बहुत, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा तो तब जाके मरकरी फ्रीज होगा। और वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी अगर एक बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो तब जाकर ये हमारा मरकरी बॉयल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, ठीक हो गया। अब वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हमने बताना है, बताते हैं। द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर केल्विन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर लूँ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट केल्विन चेंज ऑफ टेम्परेचर। कह रहे हैं कि जब पर केल्विन चेंज होगा टेम्परेचर, यानी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारी बॉडी का क्या होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। यानी वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर, V/K। जैसे
के फॉर कैल्विन लिखा है, आप यहाँ पे टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। यानी टेम्परेचर के चेंज होने से हमारा जो वॉल्यूम चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ठीक हो गया। इट इज़ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इन 3D डिमेंशन ऑन हीटिंग। देखें, कह रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब होता है, यानी वॉल्यूम हमारे पास एक 3D होगा, XYZ डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, ये 3D डिमेंशन में होगा। जब आप एक बॉडी को हीट करेंगे और उसका वॉल्यूम जो होगा एक्सपैंड करेगा, ठीक है ना, जब आप उसको टेम्परेचर देंगे और उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा इन 3D डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। 8.8 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, आइए ये देखते हैं। डिफाइन स्पेसिफिक हीट, तो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करें, वो एक्चुअल में होती क्या है। हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। ओके, पहले तो उन्होंने हमें कहा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ये फाइंड करें। तो सेकंड हमसे पूछा जा रहा है कि स्पेसिफिक हीट को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, एक सॉलिड की, वो फाइंड करें। ओके, तो आए इसका आंसर पढ़ते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो हमें कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 केल्विन राइज करने के लिए जितनी हीट दी जाती है, उस हीट को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। तो आए इसके फॉर्मूला से देखते हैं। ये देखें, ये m हमारे पास क्या है, m फॉर यूनिट मास, और ये डेल्टा T क्या है, वो टेम्परेचर है जो हम इस यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए देंगे, और ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो ये टेम्परेचर डेल्टा T टेम्परेचर राइज करते हुए जो अमाउंट ऑफ हीट हमारा सॉलिड एब्जॉर्ब करेगा, ये वो वाली हीट है। ठीक है, तो सेकंड हमसे पूछा गया था, हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड हम इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे। स्पेसिफिक हीट ये होती है कि ये यूनिट मास है, उसका आपने जो डेल्टा T है वो 1 केल्विन राइज करना है, और यूनिट मास का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करते हुए जौन सी हीट एब्जॉर्ब करेगा हमारा सॉलिड, वो कौन सी हीट कहलाएगी, हमारी स्पेसिफिक हीट। और डिफरेंट जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनकी डिफरेंट स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसके टेम्परेचर इसके यूनिट क्या हैं अब। ठीक है, ये डेल्टा Q हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ हीट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जाउल से, और ये जो मास है ये हमारे पास क्या होगा, किलोग्राम, और ये डेल्टा T का टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन। तो ये दोनों डिवीजन में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएंगे। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है 8.9 क्वेश्चन में, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, कह रहे हैं डिफाइन करें और एक्सप्लेन करें व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या होता है, जब एक सॉलिड को हीट दी जाती है तो वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो है टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। देखें, अब जो वाटर है वो सॉलिड से लिक्विड में किस टेम्परेचर पे आता है, किस टेम्परेचर पे आता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, हमारा जो लिक्विड होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होगा उस टाइम भी हमारे पास क्या टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री होगा। उस टाइम पे टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो रहा होगा। तो वो जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे आके हमारे पास एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उस वक्त हमारे जो भी हमारा पास लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, उसने जितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड विदाउट चेंज ऑफ इट्स टेम्परेचर। क्या कह रहे हैं कि ऐसी हीट जो मेल्ट कर दे एक मास को, जो कि सॉलिड मास है, लिक्विड में, यानी मेल्ट होगा तो लिक्विड में आएगा, विदाउट चेंज ऑफ इट्स टेम्परेचर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये उसका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमारे पास अब ये फॉर्मूला है, HF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M, यानी M हमारे पास क्या है, यूनिट मास है जो कि हमारे पास मेल्ट हुआ है, और वो मेल्ट होने में उसने जितनी हीट एब्जॉर्ब की है वो क्या है हमारे पास, डेल्टा Q। तो नेक्स्ट देखें 8.10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमारे पास क्या हुआ है, एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में आया। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारा लिक्विड जो है वो वेपर्स में, आबी बुखारात में चेंज हो जाएगा और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देते हैं, देखें अब जो हमारे पास वाटर है वो किस टेम्परेचर पे जाके गैस में कन्वर्ट होता है, यानी वेपराइज होना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ही है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके हो जाता है। तो जैसे ये टेम्परेचर आएगा तो आपका जो वाटर है वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। वो पॉइंट कहलाएगा हमारे पास, उस पॉइंट पे जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होगी हमारे लिक्विड ने यानी वाटर ने वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, उस हीट को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड विदाउट इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, यानी एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए होती है लिक्विड के यूनिट मास को वेपोराइज करने के लिए विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ना बढ़े और जो हमारा यूनिट मास है लिक्विड का वो वेपराइज हो जाए, और वो उस टाइम जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो हमारे पास क्या होगी, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमारे पास HF सैम्बल था रिप्रेजेंट करने के लिए, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो सैम्बल है वो HV है और डेल्टा Q ओवर M। अब जो हमारे पास M है ये हमारे पास यूनिट मास है और डेल्टा Q वो हीट है जो हमारे पास इस यूनिट मास ने वेपर्स में कन्वर्ट करने से पहले एब्जॉर्ब की है। अब 8.11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज मेंट बाय एवेपोरेशन। एवेपोरेशन से क्या मुराद है, एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड। तो किन किन फैक्टर्स पे जो हमारी एवेपोरेशन है वो डिपेंड करती है। एक्सप्लेन हाउ कूलिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एवेपोरेशन। और थर्ड वन हमसे पूछा जा रहा है कि एवेपोरेशन होने से कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको एज अ लॉन्ग तैयार करना है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एज अ शॉर्ट इसको थोड़ा सा ओवरव्यू एक्सप्लेन कर रही हूँ। चले आए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय एवेपोरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है एवेपोरेशन। द कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। कह रहे हैं कि जब एक लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में, तो इसको क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। यहीं पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, वाटर की दूंगी। आप वाटर को रख दें स्टोव पे, चूल्हे पे रख दें, आग जला दें नीचे और उसको हीट करना शुरू कर दें। हीट करते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो पानी है वो उबलते उबलते वो उससे एक स्टीम निकलेगी। वो जो स्टीम निकल रही होगी वो क्या कहलाएंगे, उसके वेपर्स कहलाएंगे, और वो वाटर उस वक्त किस स्टेट में होगा, वेपर स्टेट में होगा, और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, इट कैन बी प्लेस एट एनी टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। कह रहे हैं कि डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट टेम्परेचर होता है जिस पे वेपराइजेशन होती है। जैसे वाटर का हमें वेपराइजेशन का टेम्परेचर पता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पूछ रहे हैं ऑन व्हाट फैक्टर्स द एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड। कि एक लिक्विड की एवेपोरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो वो हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगी क्योंकि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फ़िलहाल ओवरव्यू कर रहे हैं चैप्टर का, तो आपने इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब देखें ना, जिस शेप के अंदर, जिस शेप के ऑब्जेक्ट के अंदर आपका लिक्विड है, ठीक है ना, तो जितना उसका एरिया ज़्यादा होगा
तो उतनी ज़्यादा सरफेस से एवेपोरेशन होगी ना, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अब एक ग्लास में पानी है और एक प्लेट में पानी है और उन दोनों पानी को आपने किस में रख दिया है, धूप में रख दिया है। ज़्यादा एवेपोरेशन किससे होगी, जो पानी प्लेट में है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। और कम एवेपोरेशन किस में होगी, जो पानी ग्लास में पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, हमारे पास कम है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विंड ब्लोइंग नियर द लिक्विड सरफेस। देखिए ना, अगर लिक्विड के सरफेस के पास हवा चल रही होगी ना, तो उससे कैसे हमारे पास वेपराइजेशन ज़्यादा होगी। जैसे कि आपको पता है कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या फ्री इलेक्ट्रॉन गैदर्ड हो रहे होते हैं। तो क्या होगा, वो गैदर्ड होते जाएंगे और नीचे से नए आने वाले मॉलिक्यूल्स को कम जगह मिल रही होगी। जब हवा चलेगी तो हवा क्या करेगी, अपने साथ जो हवा में मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बहा के ले जाएगी, उड़ा के ले जाएगी। तो पीछे से स्पेस मिलेगी नए आने वाले मॉलिक्यूल्स को, वो जल्दी से ऊपर आ जाएंगे और जल्दी से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा वेपोरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होती जाएगी। उतनी ज़्यादा हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा वो फास्ट मूव करेंगे और उतने ज़्यादा ही हमारे पास क्या होगी, इवेपोराइजेशन होगी। नेक्स्ट थर्ड वन क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ कूलिंग इज प्रोड्यूस बाय इवेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। ठीक हो गया, ये थर्ड वन हमसे पूछा जा रहा है, तो हम बताते हैं कि कैसे वेपरेशन होने से हमारे पास एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू वेपराइजेशन द फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड escape and therefore average kinetic energy of the molecules in remaining liquid decrease। तो कह रहे हैं वेपराइजेशन के प्रोसेस में हमारे पास ये होता है, जितने भी फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फास्ट मूव कर रहे होते हैं, जिन्होंने हमारे वाटर का या हमारे लिक्विड का टेम्परेचर हाई किया होता है। देखिए ना, अब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो फास्टली मूव कर रहे हैं, तभी तो हम वेपराइजेशन हो रही है, यानी हमारे पास एक लिक्विड है उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है। अगर वो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं, एवेपोरेट हो जाएं, हवा में उड़ जाएं, तो क्या होगा, अब जो हमारे पास लिक्विड बचेगा उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी नॉर्मल, और फिर क्या होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उन मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज। इट इज़ द रीज़न दैट टेम्परेचर लोवेस्ट एंड कूलिंग इज प्रोड्यूस ड्यू टू वेपराइजेशन। इसी तरह क्या होगा, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल जो कि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, जब वो वेपोरेट हो जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ वो मॉलिक्यूल रह जाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉर्मल है, और वहाँ पे एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको जो मैंने चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन समझाए हैं आपको समझ आए होंगे। आप इन्हें पढ़ें और इन्हें गौर से समझें। अगर आपको नहीं समझ आते, कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं लाजमी जवाब करूँगी। तो तब तक अपना ख्याल रखें और दिल लगा के पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।